Dear students, good morning. We are studying chapter बायोलॉजिकल फैक्टर, जो बीएससी पार्ट 2 में पेपर 3 की यूनिट फर्स्ट में आता है। और हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह चौथे दिन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। ये जो जैविक कारक है किसे कहेंगे, जैविक कारक क्या होंगे? मतलब जीवों के संबंधों में पौधों से पौधों के मध्य या पौधों से जंतुओं के मध्य या जंतुओं का जंतुओं के मध्य विभिन्न प्रकार से संबंध होता है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों के मध्य वे अनुक्रियाएं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्हें प्रभावित करती है जैविक कारक कहलाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि मैंने कल भी तुम्हें बताया था। इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप एंड सेकंड इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। इंट्रा यानी अंतर, यानी एक ही जाति के सदस्यों के मध्य संबंधों को अंतर्जातीय या इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहते हैं। और सेकंड है इंट्रा या इंटर यानी अंतर, यानी एक से अधिक जातियों के सदस्यों के मध्य रिलेशनशिप को अंतर्जातीय संबंध कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं, पहला है अंतर्जातीय कोऑपरेटिव फैक्टर, जिसमें पहला है एग्रीगेशन, समूहीकरण। समूहीकरण में क्या होता है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था। जैसे बहुत से जीव हैं जो समूह बना के रहते हैं, ये कोऑपरेटिव फैक्टर के अंतर्गत आएगा, सहयोगी कारक में, क्योंकि जंतु समूह के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहीं दूसरी ओर यदि ताप कम हो तो जंतु समूह में रहते हैं तो कम ताप से भी बचने में सहायता मिलती है, रक्षा होती है। इसी के अंतर्गत कीट, चिड़िया, पशु, यहाँ तक कि मनुष्य भी समूह बना के रहता है। समूह में रहने से श्वास द्वारा उत्पन्न ताप कम ताप की में उभरने में सहयोग करता है। हिरन है, सांभर, चीतले आदि झुंड बना के रहते हैं। पक्षी व कीटों के झुंड भी आपने देखे होंगे। टिड्डियों के विशाल समूह आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, टिड्डियों के दल, है ना। ताज़ा तरीन उदाहरण है ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जैसे टिड्डियाँ समूह में रहती है ना, और समूह में रहते हुए हम मनुष्य भी उससे बहुत डर रहे थे, है ना। तो ये समूह में संगठन की शक्ति है कि टिड्डी जैसा जीव सबको परेशान कर सकता है ना। तो ये समूह में रहने की कोऑपरेटिव फैक्टर है, जो जीव समूह में रहता है उसके अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। जो समूह में रहता है उसके लिए, है ना। जंगली कुत्ते व जंगली भैंसे समूह में विचरण करते हैं, जिससे कि शिकारी जंतु होते, शेर वगैरह होते हैं, टाइगर वगैरह होते हैं, वो उनका आसानी से शिकार नहीं कर पाते हैं। ये था समूहीकरण। अब देखेंगे अपन कॉलोनाइजेशन, निवहीकरण। कॉलोनाइजेशन, ये कॉलोनाइजेशन है। कॉलोनाइजेशन भी एक समूहीकरण का ही प्रकार है, लेकिन ये अविकसित प्रकार के अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है और
सेल्स के मध्य श्रम विभाजन का पाया जाना कोलोनाइजेशन के अंतर्गत सबसे पहले पोरीफेरा में पाया गया था। स्पंजों में स्पंज थे, वह अधिकतर निवह बना के जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट है अपना सामाजिक संगठन, सोसाइटी फॉर्मेशन। तो अनेक प्रकार के जंतु होते हैं, वह एक संगठन का फॉर्म बना के रहते हैं, जिससे जाति की सुरक्षा होती है, वह विकास में सहयोग होता है। हम जूलॉजी के अंतर्गत सामान्य रूप से चींटियों का सामाजिक संगठन, मधुमक्खियों का, दीमक का पढ़ते हैं। जंतु जाति एक ही प्रकार के होते हुए भी सामाजिक संगठन में वे अपनी अनेक प्रकार की अनेक अलग अलग तरह की भूमिका निभाते हैं और इस आधार पर वह शारीरिक संगठन में भी थोड़े बहुत भिन्न हो जाते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं जैसे मधुमक्खियों का सामाजिक संगठन है, तो मधुमक्खियों में एक मेल पाया जाएगा, एक फीमेल क्यून्स होती है और नर बंदे नर होते हैं जो कि श्रमिक का काम करते हैं, मकरंद को छत्ते तक लाने का काम करते हैं, और एक सैनिक भी होते हैं जो कि छत्ते की सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब जैसा इनका काम है उस आधार पे इनके संख्या भी अलग अलग प्रकार की होती है। इस प्रकार एक सामाजिक संगठन का उदाहरण मैंने आपको दिया। अब हम देखते हैं पैतृक संरक्षण, पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर आप सबके घरों में भी होता है, हम जानते हैं। माता पिता के द्वारा देखभाल करना, ये एनिमल्स में विकसित एनिमल्स का पुष्ट प्रमाण है। बायोलॉजिकल फैक्टर के रूप में अध्ययन करने पर एक सफल जीवन जीने के लिए पेरेंटल केयर का उदाहरण सबसे पहले आता है। जैसे अंडों की रक्षा करना, बच्चों की सुरक्षा करना, उनकी उत्पत्ति व विकास की प्रक्रिया में पेरेंटल केयर की दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवजात को प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता और उसकी देखभाल करना प्रमुख कोऑपरेटिव बायोलॉजिकल फैक्टर के रूप में देखा जाता है। बायोलॉजिकल कोऑपरेटिव फैक्टर तो अपन ने पढ़े ही है। अब हम साथ में इंट्रा स्पेसिफिक नॉन कोऑपरेटिव फैक्टर भी पढ़ लेते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक नॉन कोऑपरेटिव फैक्टर जो कि बता रखे हैं, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में नॉन कोऑपरेटिव फैक्टर, ये नॉन कोऑपरेटिव फैक्टर में आ जाता है खाद्य प्रतिस्पर्धा, फूड कंपटीशन। क्या होता है कि एक ही प्रकार के एनिमल्स जब रहते हैं तो उनकी भोजन की आवश्यकताएं समान प्रकार की हो जाती है। एक ही प्रकार के एनिमल्स में क्या भोजन की आवश्यकताएं समान प्रकार की हो जाती है, तो वह उस भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने स्वभाव के अनुसार तथा कम भोजन की उपस्थिति में लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उनके संबंधों पर विपरीत या ऋणात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। और मैंने जैसा पहले भी कहा, स्वभाव के अनुसार मतलब ये भोजन हेतु प्रतिस्पर्धा शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारियों में अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि उनका वैसा ही स्वभाव होता रहता है और इस आधार पर एनिमल्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमित शत्रुता। एक ही जाति के जीवों में परस्पर सीमित शत्रुता पाई जाती है और ये शत्रुता भी नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक स्वभाव जन्य है। इस प्रकार की शत्रुता में क्या होता है, जैसे भोजन प्रकट हो गया तो भोजन नज़र आएगा तो वह जंतु दूसरे को भोजन नहीं बताएगा या पहले खुद करना पसंद करेगा या दूसरे को है दृष्टि से देखेगा। और नेक्स्ट है संगम साथी, है ना।
यदि किसी जीव को संगम साथी मिल जाता है, मेटिंग पार्टनर मिल जाता है, तो वह नहीं चाहेगा कि उसके मेटिंग पार्टनर के साथ कोई दूसरा एनिमल भी संबंध बनाए। तो इस प्रकार की कुछ सीमित शत्रुताएँ एनिमल्स में पाई जाती है। नर के लिए मादा और मादा के लिए नर साथी के अधिकार के लिए संघर्ष होता है। मधुमक्खियों में किसी दूसरे छत्ते की मधुमक्खी भूल से अन्य छत्ते में पहुंच जाए तो उस छत्ते की मधुमक्खियां उस पर हमला बोल देती है। इस प्रकार इनमें सीमित शत्रुता पाई जाती है। ये हम देखे थे इंटर स्पेसिफिक फैक्टर। अब हम वापस आ जाते हैं अंतर्जातीय संबंधों पर। इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, अंतर्जातीय संबंध। अंतर्जातीय संबंधों में किसे कहेंगे, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जंतुओं का संबंध दो या अधिक अलग अलग जातियों के बीच में पाया जाना अंतर्जातीय संबंधों में इंटर स्पेसिफिक फैक्टर रिलेशनशिप में आएगा। ये कई तरह के हैं, जैसे पहला है उदासीनता, न्यूट्रलिज्म। इस संबंध में न्यूट्रल होता है, उदासीनता होती है मतलब एक जाति का दूसरी जाति पर कोई प्रभाव नहीं होता, इसको कहेंगे न्यूट्रलिज्म। नेक्स्ट है सहजीविता, सिम्बायोसिस। सहजीविता किसे कहेंगे, ऐसे संबंध जिसमें एक या दोनों जातियों को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती। सिम्बायोसिस सहजीविता मतलब ऐसे संबंध जिसमें एक या दोनों जातियों को लाभ होता है, पॉजिटिव होता है, जो भी होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव उनमें कुछ भी नहीं होता। नेगेटिविटी उनके आसपास बिल्कुल भी नहीं आ पाती। ये सहजीविता की डेफिनेशन से इसके भी कई तरह प्रकार हैं। पहला देखते हैं हम सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म। सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म मतलब इसके अंतर्गत परस्पर दोनों तरह के जीवों को लाभ होता है, इसे सहजीवन भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, दोनों प्रकार के जीवों को एक दूसरे से लाभ ही होगा, हानि किसी प्रकार के जीव को नहीं होगी। सहोपकारिता शब्द सबसे पहले दे बेरी ने 1877 में बताया था, जिसका अर्थ होता है म्यूचुअलिज्म यानी साथ रहना। अब इसके भी दो प्रकार हैं, अविकल्पी सहोपकारिता, विकल्पी सहोपकारिता। ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, नॉन ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ओब्लिगेट नॉन ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म के अंतर्गत क्या है कि ये दोनों जीव साथ साथ रहते हैं, लेकिन इनका कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। अविकल्पी सहोपकारिता मतलब दोनों जीव साथ साथ रहते हैं, जीवन काल में ये साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और अलग होने पर इनका जीवन खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि इनके पास जीने का कोई विकल्प नहीं रह जाता, इसलिए इसका नाम है अविकल्पी सहोपकारिता। आया समझ में, एक बार फिर बताऊं? अच्छा बताता हूँ। अविकल्पी सहोपकारिता में दोनों जीव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, ये अलग अलग होने पर जीवित नहीं रह सकते। इसके उदाहरण हैं सी एनीमोन व हर्मिट क्रेब, अरिथाइड्रा व शैवाल, सिम्मी कुल के पौधे व नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया, दीमक व एक कोशिकीय फ्लैजिलेट। ये सबसे बढ़िया इसके उदाहरण हैं। कैसे, जैसे एक आध समझाता हूँ तुम्हें। हर्मिट क्रेब व सी एनीमोन। अब यूपेगेरस नामक हर्मिट केकड़ा है, वह गैस्ट्रोपोड के कवच में रहता है और इस कवच के ऊपर सी एनीमोन एडमिसी आकर रहने लग जाता है। तो हर्मिट क्रेब की रक्षा समुद्री
फूल दंश कोशिकाओं से, सी एनीमोन की दंश कोशिकाओं से हर्मिट क्रेब की सुरक्षा हो रही है, जबकि सी एनीमोन को केकड़े के भोजन का एक भाग सी एनीमोन को भी प्राप्त हो रहा है। तो मतलब दोनों के फायदे ही फायदे, नुकसान किसी को नहीं है। ऐसे ही हरितहाइड्रा व शैवाल, हरितहाइड्रा के शरीर की कोशिकाओं में यूनिसेलुलर एक कोशिकीय शैवाल जू क्लोरीलिप पाई जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हाइड्रा को पोषण प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, जबकि जू क्लोरीलिप शैवाल हाइड्रा के साथ साथ स्थान बदलती रहती है, गमन कर सकती है। तो दोनों को बेनिफिट है, फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम विकल्पी सोपकारिता या सहजीवन, फैकल्टिव म्यूचुअलिज्म, जिसमें विकल्पों अर्थात दो जीव साथ साथ रहते हैं लेकिन किसी कारणवश उन्हें अलग अलग होना पड़ा, तब भी वह आराम से जीवन यापन करते हैं, उनकी जीवन पद्धति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उदाहरण तुम अच्छी तरह से जानते हो, पशु व कीटभक्षी चिड़ियाएँ हैं, मगरमच्छ व मांसाहारी चिड़ियाएँ हैं, चींटियाँ व एफिड्स हैं। पशु व कीटभक्षी चिड़ियाओं को आपने देखा होगा, पशुओं में के अंदर अनेक प्रकार के कीट पाए जाते हैं उनकी त्वचा में। अब पशु बैठे रहते हैं तो कीटभक्षी चिड़ियाएँ आती है पशुओं पर और उनकी त्वचा में पाए जाने वाले, बालों में पाए जाने वाले कीटों का भक्षण करके खाती रहती है। लेकिन ये कीटभक्षी चिड़ियाएँ नहीं हो तब भी पशु जीवित रहते हैं, और ये पशु नहीं हो तब भी कीटभक्षी चिड़ियाएँ कहीं दूसरी जगह से कीटों को खाकर जीवन यापन कर सकती है। इसी प्रकार से मगरमच्छ तथा मांसभक्षी चिड़ियाएँ, मगरमच्छ क्या होता है, भोजन करने के बाद में वह बाहर आकर के और अपना मुंह खोल करके निडाल होकर के पड़ा रहता है। अब ये मांसभक्षी चिड़ियाएँ आती है जो मगरमच्छ के मुंह से इन मांस के टुकड़ों को दांतों से निकाल के खा लेती है, जिससे मगरमच्छ को भी आराम महसूस होता है और चिड़िया को भी भोजन मिलता है। लेकिन ये अलग अलग भी हो तब भी इनका जीवन ये आराम से व्यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो था सहजीविता के अंतर्गत सहोपकारिता। अब हम देखते हैं सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है, सहभोजिता के अंतर्गत जब दो जीव साथ साथ रहते हैं तो एक जाति को तो लाभ होता है परंतु दूसरी जाति को न तो लाभ होता है न ही कोई हानि होती है। मतलब इसमें सहोपकारिता में दोनों को लाभ होता है, सहभोजिता में एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि या लाभ कुछ भी नहीं पड़ता, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों सदस्य सहभोजी होते हैं, कमेंसलिज्म होते हैं। सहभोजिता शब्द, ये सहभोजिता शब्द किसने दिया था, वान बेंडेन ने। सहभोजिता शब्द वान बेंडेन ने दिया था। इसके 4 प्रकार है। अस्थायी सहभोजिता, जिसको टेम्परेरी कमेंसलिज्म भी कहते हैं। सेकंड है परमानेंट कमेंसलिज्म, स्थायी सहभोजिता। थर्ड है एक्टो कमेंसलिज्म, बाह्य सहभोजिता। और चौथा है एंडो कमेंसलिज्म, अंतर सहभोजिता। सबसे पहले देखते हैं हम अस्थायी सहभोजिता, टेम्परेरी कमेंसलिज्म। अस्थायी सहभोजिता में दोनों जीव अस्थायी प्रकार से साथ साथ रहते हैं और ये कभी भी पृथक हो सकते हैं, जैसे कि केकड़े का कीटोप्टेरिस की आवास नाल में रहना और चूसक मछली का शार्क के साथ रहना, ये कभी भी अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है अपना अस्थायी सहभोजिता हो गया। पेज साइड उल्टे सीधे लग गए।
अस्थायी सहभोजिता हो गया। स्थायी सहभोजिता ये सहजीवन स्थायी प्रकार का होता है, कोई सदस्य एक दूसरे से पृथक नहीं होता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में शैवाल व कवक हमेशा साथ साथ रहते हैं। तीसरा था बाह्य सहभोजिता। इसमें हर्मिट केकड़ा व सी एनिमोन, चूसक मछली व शार्क मछली इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये इसमें सहभोजी सदस्य शरीर के बाहर होता है। चौथा है अंतर सहभोजिता। इसके अंतर्गत दोनों सहभोजियों में से एक सदस्य दूसरे के शरीर के अंदर निवास करता है, जैसे कि फ्लैजिलेट्स का दीमक की आंत के अंदर रहना। इस प्रकार ये सहभोजिता 4 प्रकार की थी। ये सहजीविता के अंतर्गत सहोपकारिता और सहभोजिता का हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट है विरोधिता, एंटागोनिज्म। तीसरा बाद में देखेंगे, पहले चौथा देख लेते हैं। कंपटीशन, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता आप शब्द अच्छी तरह से सुनाएं। दो जीव या जातियों के मध्य अंतर्गत संबंध जिसमें एक विशेष संसाधन हेतु प्रतियोगिता होती है। इसमें प्रत्यक्ष आक्रमण व अप्रत्यक्ष शत्रुता दोनों शामिल होती है और दोनों को हानि होती है। जैव विकास की दृष्टि से प्रतियोगिता का कारणादि कारक की भूमिका होती है। इसके 2 प्रकार है, अंतर्जातीय प्रतियोगिता, अंतर्जातीय प्रतियोगिता। वापस अंतर और अंतर वही डिफरेंट है। अंतर्जातीय मतलब 2 भिन्न जातियों के जीवों के मध्य प्रतियोगिता, जिसकी व्याख्या गोच सिद्धांत के द्वारा 1934 में की गई। इसके अनुसार 2 समान पारिस्थितिक निकेत वाली 2 जातियां समान वातावरण में नहीं रह सकती। ये गोच सिद्धांत था। नेक्स्ट है अंतर्जातीय प्रतियोगिता। इसमें एक ही जाति के जीवों के मध्य भोजन, आवास, संगम साथी आदि को लेकर के संघर्ष चलता रहता है, प्रतियोगिता होती रहती है। ये मैंने तुम्हें अंतर्जातीय असहयोगी कारक पहले बता ही दिए थे। अभी अपना छूटा हुआ था शायद एक पेज यहाँ से गायब है। ये रहा परजीविता। परजीविता किसे कहेंगे? पैरासिटिज्म। इसके अंतर्गत परजीवी प्राणी दूसरे प्राणी से कार्य की संबंध स्थापित कर लेता है। इससे एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को हानि होती है। लाभकारी सदस्य परजीवी होता है, हानि उठाने वाला सदस्य होस्ट होता है, परपोषी होता है। परजीवियों के कई प्रकार हैं। अस्थायी परजीवी जैसे एस्केरिस फीताकृमि होता है। ये परपोषी के शरीर में स्थायी रूप से निवास करता है। अस्थायी परजीवी ये परपोषी के शरीर में स्थायी रूप से निवास नहीं करता, जैसे ग्लूकोडियम लार्वा। पादप परजीवी, परजीवी जंतु की पादप पर निर्भरता होती है, जैसे राइनोसिरोज बीटल नारियल पर परजीवी है। जंतु परजीवी किसी जंतु का दूसरे जंतु पर परजीवी के रूप में रहना, जैसे एस्केरिस है। बाह्य परजीवी कोई परजीवी दूसरे जंतु के शरीर के बाहर परजीवी के रूप में रहता है, जैसे हमारा सिर होता है ना, उसमें जूं रहती है परजीवी के रूप में, जोंकें होती है, चिपक जाती है, खटमल होते हैं। अंतः परजीवी मतलब परजीवी एनिमल्स दूसरे जंतु में परपोषी में शरीर के अंदर निवास करता है, जैसे
फीताकृमि, लीवर फ्लूक, एस्केरिस। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत से परजीवी पाए जाते हैं। अंतःकोशिकीय परजीवी जो कोशिका के अंदर निवास करते हैं, शरीर में नहीं, कोशिका के अंदर, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम आदि। अंतरकोशिकीय जो दो कोशिकाओं के बीच में निवास करते हैं, मोनोसिस्टिस। विकल्पी परजीवी पिंथेरस केकड़ा और अविकल्पी परजीवी एस्केरिस। नेक्स्ट है अपना अति परजीवी। अति परजीवी जब एक परजीवी मतलब खुद परजीवी है, दूसरे परजीवी जो होस्ट है वो खुद भी परजीवी है, उस पर निवास करे, वह कहलाएगा हाइपर पैरासाइट। मतलब परपोषी खुद भी परजीवी है, बेचारे पे उस पर और परजीवी निवास करे। जैसे एस्केरिस पर जीवाणु अति परजीवी हो। एस्केरिस खुद भी परजीवी है और उस पर जीवाणु का रहना और अति परजीवी का एग्जाम्पल सेट करता है। ये आ गया हुआ निकल के, मैंने तुम्हें बता दिया। स्थायी सहभोजिता लाइकेन की बताई दी। बाह्य सहभोजिता हर्मिट क्रेप्सी एनिमन की बताई दी। अंतर सहभोजिता फ्लैजिलेट्स व दीमक के आंत में रहना हो गया। विरोधता स्पर्धा के पहले का पॉइंट था, विरोधता, है ना। तो एक या दोनों को हानि होना, विरोध में फायदा किसी को भी नहीं होता, ध्यान रखना। एक या दोनों को हानि होना, इसके भी 4 प्रकार थे, जिसमें आपने परजीविता पढ़ ही लिया। प्रतिजीविता एंटीबायोसिस, इसमें एक सदस्य एक प्रकार का पदार्थ उत्पन्न करता है जो दूसरे को हानि पहुंचाता है, अर्थात ये पदार्थ प्रतिजैविक होते हैं। अनेक जीवाणु व कवक इनसे उत्पन्न होते हैं। जैसे नीलहरी शैवाल माइक्रोसिस्टिस हाइड्रोक्सिल एमीन उत्पन्न करता है। क्लोरेला वल्गेरिस क्लोरोक्विन उत्पन्न करता है, क्लोरेलिन। और समुद्री डायनोफ्लैजिलेट्स जिम्नोडायनियम जो रात्रि में लाल प्रकाश उत्पन्न करता है। स्पिरोसोम पॉलीफर्मा परजीवी जो नोसेमा नोटोबिलिस पे अति परजीवी है। तीसरा है परभक्षिता, जंतुओं के मध्य ऐसे संबंध जिसमें कुछ जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जंतु को मार करके खा जाते हैं, है ना। तो प्रीडेटेशन, ये परभक्षण कहलाता है। परभक्षी जंतु प्रीडेटर वह जिसको खाता है प्रे यानी भोजन, दोनों की शरीर रचना, व्यवहार, कार्य की, जनसंख्या घनत्व एवं परिक्षेपण व वितरण पर स्पष्ट रूप से प्रभाव होता है। परभक्षित स्पष्ट, सरल व प्रभावी असहयोगी प्रक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार हमारा ये चौथे दिन का चैप्टर कंप्लीट होता है। और आज थोड़ा मेथड को चेंज किया है, इसमें कुछ बदलाव भी हो जाते हैं और टेक्निक को डालने में, सीखने में पेज भी इधर उधर सेट हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा रहा। ओके, थैंक यू।